मलिया हाशमी वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तारीख बहुत जालिम उस्ताद है। ये ना तो खुद कभी भूलती है कि किसने किस मरहले पर किस मोड़ पर क्या किया, क्यों किया और कैसे किया, और ना ही ये अपने पढ़ने वालों को भूलने देती है कि कब किसका कैसा किरदार रहा और कितनी जिंदगियों पर कौन किस तरह से असरअंदाज हुआ। बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के 6 साला दौर पर, जो पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसमें बहुत हद तक बाजवा साहब का बड़ा अहम किरदार रहा और बाजवा साहब अपने इदारे पर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते रहे। पाकिस्तान की जो इस वक्त दुनिया जिस तरह से हमें देख रही है उसमें भी बहुत हद तक उनका किरदार शामिल है, तो उस पर बात करेंगे नाज़रीन। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में मैं सबसे पहले आप सबसे ताज़ियत करती चलूं कि हमारे बहुत ही फेवरेट, हमारे बहुत ही प्यारे मरहूम ईदी साहब की अहलिया बिल्किस ईदी साहब का भी आज इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करें और जन्नतुल फिरदौस में बहुत अच्छा मकाम दें, आमीन। इन दोनों ने इंसानियत की बहुत खिदमत की और हर रोते बिलखते बेसहारा बच्चे के सर पे हाथ रख के उसके वालिदैन बनकर बहुत शफकत से बच्चों को पाला। तो अल्लाह ताला इनको इनकी इन नेकियों का बेहतरीन अजर दें, आमीन। अब बात करते हैं जी पाकिस्तान के मौजूदा इस वक्त जो निज़ाम है, जो सूरत हाल है। बाजवा साहब के जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, लोगों की क्या तवक्कुआत हैं और इस वक्त लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, लोगों की क्या तासुरात हैं, उस पर भी बात करेंगे। फजल रहमान साहब को भी ज़रा कंडेम करते चलें बाजवा साहब पे बात करने से पहले कि जो उन्होंने घटिया गुफ्तगू इमरान खान साहब और उनको सपोर्ट करने वाली खवातीन के हवाले से की, जिसमें बच्चियां भी शामिल हैं, उधेड़ उम्र खवातीन भी शामिल हैं, बुजुर्ग खवातीन शामिल हैं, नौजवान खवातीन शामिल हैं, इनको शर्म नहीं आती। इनका इस बेहुदा तरीन गुफ्तगू से ये तो साबित हो गया कि इनका दीन से कोई लेना देना नहीं। जो सच्चा आलिम दीन होता है वो खुद तो ऐसी घटिया गुफ्तगू करना बहुत दूर की बात है, किसी को अपनी महफिल में, अपनी मजलिस में इस तरह की बात करने की जुर्रत नहीं देते। तो ये मैं हैरान हूं कि कभी कहते हैं कि अगर हमें वोट देने के लिए आप एतकाफ से भी उठ जाएंगे तो आपका जो एतकाफ है वो टूटेगा नहीं, वो भी इबादत में शुमार होगा, और अगर आप खान को वोट देने के लिए उठेंगे तो आपका एतकाफ टूट जाएगा। ये कैसी अजीबो गरीब, अल्लाह माफ करे, ट्विस्टेड डिमेंटेड किस्म के इनके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि ये पाकिस्तानी अवाम को, खासतौर पर मदरसों में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको किस तरह से मैनिपुलेट करते आए हैं। ये बड़ी शर्मनाक और अफसोसनाक बात है और ऐसे शख्स को आलिम दीन कहना तो दीन की बहुत बड़ी तौहीन है। मैं उम्मीद करती हूँ और अर्ज करती हूँ अपने तमाम उलमाए कराम से, जो उलमा और मशाइख देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस शख्स को दीन का नाम मिस यूज करके लोगों की नजर में दीन को बदनाम करते हुए इसे देख रहे हैं कि सिर्फ इमरान खान की नफरत में ये हर तरह की मुगलजात बकते जा रहे हैं। ना इन्हें अपनी सफेद दाढ़ी का लिहाज है, ना अपनी उम्र का लिहाज है। और शाहीन सेबाई साहब ने बिल्कुल सही वाकया सुनाया कि इनके वालिद मुफ्ती महमूद जो थे वो इनको अपनी मीटिंग्स में बैठने नहीं देते थे, और जब लोग पूछते थे कि क्या वजह है, आप इनको क्यों निकाल देते हैं, तो वो कहते थे कि ये मेरा बेटा है और मैं इसलिए इसको नहीं आने देता कि ये लोगों को से पैसे लेकर उनको मेरी खबरें भी बेच देता है, मेरे राज भी उनको बेच देता है। ये शाहीन सेबाई साहब और कई दीगर सीनियर सहाफी उस वक्त से जो कवर करते आ रहे हैं मामलात को, जो उनके वालिद साहब को भी जानते थे, वो इस बात को रिपोर्ट करते हैं और बड़े वसूख से रिपोर्ट करते हैं। आज तक इनकी जुर्रत नहीं हुई कि इस बात की तरदीद कर सकें। तो इस किस्म का घटिया इंसान, इसको तो मौलाना कहना भी लफ्ज मौलाना की तौहीन है। अब आते हैं नाज़रीन, ये मजम्मत मैंने सोचा था कि बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि कल मैं आपसे बात नहीं कर सकी, सो इंतहाई ज़रूरी था इनको ज़रा अच्छी तरह से कंडेम करना, ताकि लोगों को पता चले कि ये इस्लाम का चेहरा बिल्कुल नहीं है जो ये प्रिटेंड करते हैं। बाजवा साहब पे आते हैं कि बाजवा साहब के 6 साल कैसे रहे। मुझे बहुत से लोग सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे मेरी पुरानी ट्वीट्स निकाल के कहते हैं कि आप तो बाजवा साहब की बड़ी फैन थी, आप तो बाजवा साहब को बड़ा डिफेंड करती थी, आप क्यों बाजवा साहब पर तनकीद कर रही हैं। तो देखें, कोई शख्स जब अच्छा काम करेगा तो उसको हम शाबाश देंगे। मैं अगर अच्छा काम करूंगी आप मुझे शाबाश देंगे। आप मुझे जितना मर्जी पसंद करते हो, अगर मैं सरेआम किसी झूठे फ्रॉडिये करप्ट इंसान की करप्शन का दिफा करूं और किसी चोर को बचाने के चक्कर में अपनी अवाम को धोखा दूं, तो आप मुझ पर तनकीद करेंगे ना। आप ये तो नहीं सोचेंगे कि इसको 4 बातों की वजह से हम पसंद करते हैं, तो 5वीं बात ये जितनी भी गलत कर रही है कोई बात नहीं,
ये चोरों का दिफा करे, ये मुल्क का बेड़ा गर्क करने में इसका भी हाथ शामिल हो जाए तो कोई बात नहीं, हम इसे कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना, आप मुझे मार्जिन नहीं देंगे इस बात पे। सिमिलरली बाजवा साहब ने जब अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए वो ओवर एम्बिशियस हो गए और करते करते चीजें अनफोल्ड होनी शुरू हुई और जो उनकी मुनाफकत पता चली माजरत के साथ, यानी हम वो लोग हैं कि हमारे सामने वो नवाज शरीफ की कितनी बुराई करते थे। मुझे याद है ये हमारे सामने भी हुआ है और कई दफा इन्होंने जो अपने सिटिंग आर्मी ऑफिसर्स के साथ भी इनकी जो मीटिंग्स होती थी तो उसमें बड़ी जगह ये बात कोट हुई, बड़े लोगों ने रिपोर्ट किया कि बाजवा साहब ये पूछते थे कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस 2018 के इलेक्शन में नवाज शरीफ को वोट किया, तो कोई शख्स हाथ नहीं खड़ा करता था। जबकि अगला सवाल बाजवा साहब का होता था जो हमसे भी उन्होंने पूछा था कि आप ये बताएं कि आप में से कितने लोगों ने इमरान खान को वोट किया, तो सब लोगों का हाथ खड़ा हो गया। तो उस पे बाजवा साहब ने कहा कि देखें ना, अब सब लोग तो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, तो ये कैसे कह देते हैं पीडीएम वाले कि जी धांधली हुई है। कौन सी धांधली हुई है बताएं? जब आप सब ने वोट ही इमरान खान को किया तो उसी को वोट निकलने थे ना। तो इस तरह का इन्होंने पब्लिक डिमीनर रखा, इस तरह की इन्होंने जो अपना पब्लिक पर्सोना था, गुफ्तगू इस तरह की रखी और ये कहा कि नवाज शरीफ चाहते थे कि मैं पैनमा में उनकी मदद करूं। मैंने कहा भाई आप जाके, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं रियासत के मामलात में मेरा सर खम है, सर तस्लीम खम है, आप जो काम कहेंगे हम करेंगे रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन हम आपकी करप्शन केस का दिफा नहीं करेंगे, आप जाके खुद अपने मामलात का, अपने केस का जवाब दें। इस तरह की बातें हमारे सामने करके और अंदर खाते नवाज शरीफ को पाकिस्तान से भगाने में, इमरान खान को इस चीज पे लाने पे कि नवाज शरीफ को भेजना चाहिए बाहर, और फिर इमरान खान के इर्द गिर्द मौजूद लोगों को तरीके से इन्फ्लुएंस करने में इनका बड़ा किरदार रहा। और फिर ये कुछ ऐसा पहले जब मैंने बात की तो मुझसे नाराज भी हो गए थे। जब मैंने ये ट्वीट की थी, इसी हवाले से यही बात मैंने ट्वीट की थी, तो उस पर मुझ तक उनकी नाराजगी पहुंचाई गई थी कि वो नाराज हुए। उन्होंने कहा कि तो मेरी बेटी की तरह है, मैं तो इसकी इतनी इज्जत करता हूँ, तो मेरी बेटियों की तरह है, मेरे बच्चों की तरह, ये भी पूछ रही है वो कौन था। मैंने ट्वीट की थी कि वो कौन था जिसने हम चंद सहाफियों के सामने खुदा की कसम खाकर कहा था कि मैंने नवाज शरीफ को बाहर नहीं भेजा, और आज वो लोग सामने आ रहे हैं। तब हैदर मेहदी साहब ने ये बाकायदा क्लेम किया था कि बाजवा साहब ने ही नवाज शरीफ को बाहर भेजा है, और वो मानते हैं निजी महफिलों में कि मैंने ही भिजवाया नवाज शरीफ को बाहर। तो मैंने कहा कि अब तो ये अब हमारे सामने चीजें सामने आ रही हैं कि लोग कहते हैं कि इन्होंने ही भिजवाया है, इनका नाम लिए बगैर मैंने ट्वीट की थी। तो मैंने कहा कि जब आपने हमारा एतबार ही तोड़ दिया तो अब आपसे हम क्या शिकवा करें। तो इस पे मुझ तक इनकी नाराजगी पहुंचाई गई थी कि वो बहुत नाराज हो रहे हैं, कि दुखी हैं, अफसुर्दा हो रहे हैं कि ये तो मेरी बच्चों की तरह है, इसने भी ऐसी बात कर दी। सो पॉइंट ये है कि दिखावा कुछ किया गया और अंदर खाते मामलात कुछ और थे। और फिर ये कि जिस तरह से आजम स्वाति, शहबाज गिल और दीगर लोगों पर जिस तरह का टॉर्चर किया गया, अरशद शरीफ कौन धमकियां दे रहा था? क्या नवाज शरीफ जरदारी की अकेले इतनी जुर्रत थी कि ये अकेले अरशद शरीफ को हाथ भी लगा सकते, या अकेले ये अरशद शरीफ को धमकियां दिलवा सकते? इनकी क्या मजाल थी? ये डर्टी हैरी कौन था? इमरान खान ने जब अपनी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के मुताबिक, इंटेलिजेंस के इदारों ने इंफॉर्मेशन दी ना इमरान खान को कि राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और डर्टी हैरी, इन तीनों ने मिलकर मंसूबा बनाया आपको कत्ल करवाने का, तो क्यों नहीं डर्टी हैरी के खिलाफ एफआईआर कटने दी? कौन था इसके पीछे? बाजवा साहब तो उसूलन ये करते ना कि वो कहते कि ठीक है, अगर इस पे बात आ रही है तो कटे एफआईआर, बिल्कुल जवाबदेही हो, अगर ये जिम्मेदार नहीं है इसके, अगर ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस हरकत के, तो ज्यादा इज्जत से वापस आएंगे। लेकिन अगर कुछ किया है तो हम नहीं बचाएंगे, भाई गलत हरकत क्यों की गई है? तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि इशारा करती हैं इस तरफ कि बहुत सारा कुछ जो पाकिस्तान के साथ रिजीम चेंज से लेके अब तक हुआ, ये जो जिस तरह से लोगों की वफादारियां तब्दील हुई आखिरी मोमेंट पे, जिस तरह से ये फैसल वाडा को लॉन्च किया गया, जिस तरह से एक एक करके कई चले हुए कारतूसों को इमरान खान के खिलाफ लॉन्च किया गया और फिर बदले में जिस तरह के इनामात से भी नवाजा गया, क्या लोग पागल हैं? लोग समझते नहीं? आप कहते हैं कि सियासत में आपका कोई रोल नहीं है, तो ये किस किस्म का आपका गैर सियासी रवैया है कि जिसमें आप इमरान खान के खिलाफ एक सियासी तकरीर करते हैं, अपनी आखिरी अलविदाई तकरीर, और उसमें आप हर तरह से पीडीएम के बयानिए का दिफा करते हैं?
मिफ्ता इस्माइल की बात का आज तक आप जवाब क्यों नहीं दे सके? एक तो मिफ्ता इस्माइल की बात आपने हमारे सामने कही थी ना, जब मिफ्ता इस्माइल का आपने बताया कि 2018 के इलेक्शन से पहले मिफ्ता ने कहा कि दुआ करें जी हम ना आए 2018 का इलेक्शन जीत के, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का जो हाल है ये दिवालिया होना ही होना है मुल्क में, तो ये जो भी पार्टी जीत के आएगी उसके मथे लग जाना है। किसकी हुकूमत खत्म हुई थी 2018 में? नून लीग की। यानी नून लीग आपको बता रही थी कि हम तकरीबन दिवालिया कर चले हैं, और अब 8 माह के अंदर अंदर इमरान खान के जाने और इनके आने के बाद ये जो 8 माह का दौरानिया है, इसमें पाकिस्तान दोबारा से दिवालिया की उसमें नहज तक पहुंच चुका है। और अब वो मिफ्ता इस्माइल जिनके हवाले से आपने ये बात बताई, वही मीडिया पर बैठकर ये बात करते हैं, बवांगे दोहल करते हैं कि हमने नहीं नैब कवानीन में तरामीम की कि मुजरिमों को बचाया जाए, ये बाजवा साहब ये फौज ने करवाई है। और फौज से क्या मुराद है? आर्मी चीफ। किसी की आपके अंडर किसी की क्या जुर्रत है आपकी मर्जी के बगैर नैब कवानीन में तरामीम की बात करें हुकूमत के साथ? आज तक इस बात का जवाब नहीं आया। फिर ये कि आपकी फैमिली के जो इतने होशरुबा इजाफा हुआ उनके असासाजात में, कोई किसी किस्म का उसमें आपने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, आखिर में जाते जाते 2 दिन पहले डीजी आईएसपीआर से ट्वीट करा दी कि ये हमें पता है कि कौन कर रहा है, ये गलत मालूमात है, एफबीआर के पास सारा रिकॉर्ड है। अगर एफबीआर के पास सारा रिकॉर्ड है तो फिर घबराने की क्या बात है? फिर एफबीआर के जरिए ही इनलैंड रेवेन्यू के 2 अफसरान, सीनियर अफसरान, एक डेप्यूटी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू आतिफ नवाज और दूसरा जहूर अहमद जो दूसरा एम्प्लॉई था इनलैंड रेवेन्यू का, क्यों इन दोनों को निकाला गया अपनी नौकरी से, मुअत्तल किया गया, क्यों इनको सस्पेंड किया गया? कि इनके यूजर नेम्स यूज हुए हैं बाजवा साहब की फैमिली के टैक्स मामलात की तफसील निकालने में, जिसकी सारे मामलात डिक्लेयर्ड हैं। उसको क्या मसला है, जो मर्जी उसको चेक करता रहे। तो ये भी एक बात। फिर ये कि आपने इतनी जुर्रत दे दी इन 6 सालों में करप्ट माफिया को कि वो अपनी करप्शन पर सवाल किए जाने पर बजाय इसके कि जवाब दे पाकिस्तान के इदारों को, वो उल्टा पाकिस्तान की फौज जैसे प्रेस्टिजियस इदारे पर घटिया तरीन हमले करते रहे। आपका नाम ले देखें, आप जाती तौर पर आपकी बहुत फ्रैंकनेस होगी, हम माफी चाहते हैं, हमें नहीं पता था आपकी बड़ी दोस्ती है आप इनको बचाने के लिए, और वो अंदर खाते आपके जो भी सिलसिले चल रहे थे, लेकिन आप आर्मी चीफ के ओहदे पर बैठे थे। हम हमेशा आपका दिफा करते आए आपके ओहदे की वजह से, कि उस ओहदे की बड़ी तकरीम है। हम ये नए जो आए हैं आसिम मुनीर साहब, हम इनको नहीं जानते, लेकिन हम इनकी इज्जत करते हैं। उस एक तो जाहिर बतौर इंसान भी आप हर इंसान की इज्जत करते हैं, बिसाइड्स द पोजीशन दैट ही इज होल्डिंग, जो आर्मी चीफ का ओहदा है सिपा सालार, हम उस ओहदे की इज्जत करते हैं। आपने उस ओहदे को 2 कौड़ी का कर दिया, जिस वक्त करप्ट अनासिर को आपने इतनी जुर्रत दे दी कि वो अपनी करप्शन का हिसाब देने की बजाय उस ओहदे पर हमलावर होते रहे, और हम आपका दिफा करते रहे, हम उस ओहदे का दिफा करते रहे, और आप उनका दिफा करने के चक्कर में उनको एनआरओ दिलवा के भगा दिया। हर वो शख्स जिस पे करप्शन के इल्जाम आयद हुए एक एक करके खैर से सब भागते चले गए, और फिर इमरान खान पे सारे बोगस जो मुकदमात बने, जो दहशत गर्दी की दफात जिस तरह से आयद करवाई गई, जो FIR लॉन्च कराई गई, ये कौन करा रहा था? वो जो एडवोकेट जावेद था, वो जो बंदा जिसने ये इमरान खान पे दहशत गर्दी की दफात वाला जो मुकदमा करवाया था, वो शक्ल नहीं दिखा रहा था अपनी, अली जावेद गालिबन उसका नाम था, वो भाग रहा था। तो जिसने उसे पूछा कि तुम क्यों नहीं लोगों को फेस करते, तो उसने कहा कि लोग मुझे मार देंगे क्योंकि मैंने खुद नहीं किया, मुझ पर प्रेशर बहुत ज्यादा था। सो ये है वो लेगेसी जो आप छोड़ गए हैं, और ये इतना बड़ा बैगेज है और इतना बदबूदार बैगेज है कि ये कोई भी आने वाला आर्मी चीफ, भले जिस तरह आसिम मुनीर साहब ने आपके अंडर DGI के तौर पर भी काम किया, बतौर DGMI भी काम किया, यानी DGI कहते हैं ISI के हेड को DG, और DGMI कहते हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस का DG, ये भी बड़ी तगड़ी पोजीशन होती है। तो इन 2 ताकतवर ओहदों पर आसिम मुनीर साहब आपके अंडर काम करते रहे हैं, और भले वो करते रहे, और जाहिर आपसे अच्छी इक्वेशन थी तभी ये सारे आपके साथ बड़ी अच्छी इनकी मामलात चलते रहे। लेकिन जितने भी अच्छे मामलात हों, आज पाकिस्तानी अवाम जिस तरह मिठाइयाँ बांट रही थी, जिस तरह खुश हो रही थी, जिस तरह केक्स बन रहे थे, केक्स बांटे जा रहे थे, जिस तरह जो कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा था, यानी यौम दफा के नाम से और यौम दफा दूर के नाम से जिस तरह के ट्रेंड्स चल रहे थे, शर्म भी आ रही थी। लेकिन फिर बंदा सोचता है कि शायद आपने खुद कमाया है, ये हार्ड अर्नड बेइज्जती है जो आप कमा के गए हैं, ये किसी इंसान ने नहीं आपको दी, ये आपने खुद अपने हाथों से कमाई है।
जिस वक्त आप 6% पे तरक्की करते मुल्क को चोरों के हाथ में दे जाएंगे, जिनकी चोरी साबित हो चुकी है। यानी अब ये कहना अदालतों को, जिस तरह से ये जज अरशद मलिक का वाकया किसी से ढका छुपा तो नहीं, जिस तरह जस्टिस मलिक कयूम को शहबाज शरीफ फोन कर करके बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो सजा है उसमें इजाफे के पैगाम दे रहे थे कि नवाज शरीफ साहब का पैगाम है, ऐसे करें। तो अगर वो लोग जिस तरह से अदलिया पर असरअंदाज होते रहे, तो अदलिया बेचारी को तो इतना खोखला और कमजोर कर दिया गया है कि इसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती पूरी दुनिया में कहीं पे भी, कि 50 रुपए के स्टैंप पेपर पे एक शख्स जो है वो गारंटी दे के चला जाए कि हाँ जी इलाज करा के आ जाएंगे। वो इलाज कराने वाले जनाब पहला लंदन बैठे रहे 3 साल, ਉਹਦੇ बाद ਹੁਣ यूरोप भी सैर करन टुर गए ने। Nobody is going to question them. Nobody, no single court in Pakistan has dared questioning them. कि आपने तो इलाज करा के पाकिस्तान आना था, आप यूरोप के लिए कैसे फिट हो गए और पाकिस्तान के लिए कैसे आप अनफिट हैं। तो ये बड़ी एक डिस्पिकेबल सिचुएशन है जिसपे पाकिस्तान को इस वक्त फंसा के, तो बाजवा साहब आज खुद तो चले गए, लेकिन पाकिस्तान भुगत रहा है इसकी कीमत और आने वाले दिनों में मजीद भुगतेगा। फिर ये कि 2016 में, ये अवाम को, बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता, लोग कहते हैं ना कि बाजवा साहब पहले अच्छे थे आज बुरे हो गए। 2016 में जब बाजवा साहब नवंबर में तशरीफ लाए थे, तो उस वक्त पैनमा केस ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका था कि अब उससे देयर वाज नो गोइंग बैक। अब ऐसी स्टेज पे आ चुका था कि इदारे के अंदर भी एक बन चुका हुआ था नैरेटिव, और एक रिजॉल्व, नैरेटिव से ज्यादा रिजॉल्व वुड बी द राइट वर्ड, कि एक रिजॉल्व बन चुका था कि हमने करप्शन को नहीं बर्दाश्त करना। और उस टाइम पे आपको याद होगा, उस टाइम के आगे पीछे कई फौज के अंदर भी लोगों के कोर्ट मार्शल हुए थे, कई लोग पकड़े गए थे, जो ब्रिगेडियर रिजवान एंड कंपनी, ये सब एक्सपोज हुए थे। तो इदारे के अंदर भी रिजॉल्व बड़ा मजबूत था, अवाम का भी एक नैरेटिव बन चुका था, इमरान खान का रिजॉल्व भी बड़ा मजबूत था कि जी करप्शन के खिलाफ खड़े होने। ऐसे में जनरल फैज होते थे डीजीसी। ये मशहूर तो ज्यादा तब हुए ना जब ये आईएसआई के सरबराह बने, लेकिन उससे पहले ये डीजीसी हुआ करते थे और बाजवा साहब के अंडर ही थे। उस वक्त बाजवा साहब ने इनको भेजा कि आप, फैज साहब को इन्होंने कहा कि आप जरा मिलें, और ये 3-4 प्रोमिनेंट सहाफियों को मिले। उसमें अरशद शरीफ साहब, मोहित पीरजादा और 2, मेरा ख्याल 1-2 और लोग भी थे सीनियर सहाफी, जिनको जनरल फैज ने, खुद से तो नहीं कह सकते थे, जनरल फैज ने किसी के कहने पे ये समझाने की कोशिश की कि देखें, आप पैनमा केस को ज्यादा इतना वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है कि एक है केस, करप्शन केस है, लेकिन इसको इतना भी ज्यादा अपने शोज में डिस्कस करने की जरूरत नहीं, बस ठीक है जाने दे। जिस पे डॉक्टर मोहित पीरजादा तो खामोश हो गए, जराये के मुताबिक उन्होंने तो कोई बात नहीं की, ना उन्होंने उनकी बात पे अमल किया, वो अपने जमीर के मुताबिक चलते रहे और ना ही इन्हें एक्सपोज किया। और जो बाकी भी 1-2 लोग थे वो भी खामोश है। लेकिन अरशद शरीफ ने घर जाते ही जनरल फैज की तस्वीर लगाकर गुस्से से ट्वीट कर दिया कि ये होते कौन है हमें मना करने वाले कि हम पैनमा केस पे, करप्शन पे सवाल ना करें। क्यों ना करें, हम सवाल करेंगे। तो इस पे फिर जनरल फैज भी थोड़े से बैकफुट पे आ गए और फिर बाजवा साहब को समझ भी आ गई कि भाई ये अब किसी को चुप कराने से नहीं ये मामला हल होगा। लोग बड़े तप गए इस बात पे, क्योंकि जाली कतरी खत, जाली कैलिब्री फॉन्ट, जाली ट्रस्ट डीड, जालसाजियों के गंबार लगा दिए शरीफ खानदान ने। ये 5 फैमिली मेंबर्स हैं, 5-6, और 5-6 के बयान 10-12 हैं। इनके आपस के बयान ही नहीं एक दूसरे के साथ मैच कर रहे, तो ये इनको बचाने के चक्कर में ना बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो फिलहाल जैसे चीजें जा रही हैं चलने दो। अब उस वक्त नवाज शरीफ साहब गुस्से में आते गए, और फिर आपको याद होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आर्मी चीफ पे जो हमले पहली दफा शुरू किए गए, वो असल में इसलिए शुरू किए गए, अंदर की बात ये थी कि असल में इनको गुस्सा था कि हम अपनी मर्जी से आउट ऑफ टर्न, इनकी बारी भी नहीं बनती थी। जैसे आसिम मुनीर साहब का तो ये ना कि इनको बाजवा साहब की रिटायरमेंट से पहले पहले लगा दिया गया, तो एक तरह से उस वक्त के सीनियर मोस्ट अफसर थे। 27 को रिटायर हो जाते तो जाहिर है ये लिस्ट से बाहर हो जाते, मुकाबले से बाहर हो जाते, और फिर सीनियर मोस्ट साहिर शमशाद साहब होते जो अभी जॉइंट चीफ बने। लेकिन बाजवा साहब को जिस वक्त बनाया गया था, तो ये मेरा ख्याल है जुबैर हयात साहब वाला वो टाइम था सारा। बाजवा साहब को बाकायदा आउट ऑफ टर्न, इनकी बारी नहीं बनती थी, लेकिन इनको चूज किया गया था, नवाज शरीफ ने चूज किया था। और इसमें कहा जाता है कि बाजवा साहब के ससुर जो जनरल एजाज अमजद, उनका भी कहा जाता है कि बड़ा रोल था इस अपॉइंटमेंट में। और फिर ये भी कहा जाता है कि इनके ससुर बहुत हद तक असरअंदाज भी होते रहे चीज़ों पे, मुबैना तौर पे कहा जाता है कि कई चीज़ों पे वो इनको बताते थे, और मतलब किसी ने बाजवा साहब से कोई बात मनवानी होती थी
तो वो इनके ससुर से रब्ता किया करते थे लोग कि इनके ससुर का बड़ा इन पे वो था, एक इन्फ्लुएंस था। तो ये इनकी लेगेसी की कुछ चीजें हैं कि ये जो छोड़ गए हैं कि जिस तरह से करप्ट नासिर को बचाने की कोशिश, तो ये बिल्कुल ये हमें भी एक गलत फहमी ही थी, जो जिस तरह, चूंकि जाहिर है हमने तो ऑन द फेस ऑफ इट चीज़ों की फेस वैल्यू पे हम लेते हैं ना, जिस तरह बाजवा साहब ने हमें बताया कि जी नवाज शरीफ ने मुझे कहा कि आप कुछ करें मेरे केसेस में, तो मैंने कहा नहीं जी, अदालत को आपको जवाब दें, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हमने तो वही बात करनी थी जो बाजवा साहब ने हमें बताई। इन ऑल ऑनेस्टी हमने तो जो सुना एग्जैक्टली मनोवन वही बात की, अस्यूमिंग कि ये सच बात कर रहे थे, लेकिन असल हकीकत ये थी कि बचा सकते ही नहीं थे उस स्टेज पे नवाज शरीफ साहब को, और नहीं बचाया। फिर इन्होंने बचा सकते नहीं थे, लिहाजा नहीं बचाया, तो सजा हो गई। लेकिन जब सजा हो गई तो उसके बाद जेल से निकलवाने में और वो सारा जो सिलसिला था उसमें जाहिर है कि बताया जाता है कि इनका ठीक ठाक इन्फ्लुएंस था। और फिर ये कि अलीम खान, मैं जाती तौर पे आई हैड बीन ऑफ द व्यू कि बुजदार से कहीं बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर अलीम खान होते। वो ज्यादा बेहतर एक्यूमन वाला बंदा है, पॉलिटिक्स भी समझता है, लेकिन अलीम खान को बाजवा साहब इसलिए नहीं बेहतर समझते थे, बाजवा साहब के अपने इंटरेस्ट थे। क्योंकि बाजवा साहब का समधी साबिर मिठू, जो कि बताया जाता है कि पहले एक आम सा बंदा था, बस कुछ सीनियर फौजी अफसरान से और कई और ताकतवर लोगों से ताल्लुकात बन गए, करते 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 वो ताकतवर से ताकतवर होते गए, और फिर ये कि बाजवा साहब से उनकी रिश्तेदारी भी हो गई और बाजवा साहब के बेटे का ससुर बन गए ये जो साबिर मिठू साहब है। और साबिर मिठू के बिजनेस पार्टनर अलीम खान बताए जाते हैं। तो ये एक इनका मेन इंटरेस्ट था। तो जब आपके वेस्टेड इंटरेस्ट आपके नेशनल इंटरेस्ट पे हावी हो जाएं, तो फिर आप ये तो एक्सपेक्ट ना करें कि पाकिस्तानी कौम आपको उसी तरह से आंखों पर बिठाएगी जिस तरह जब तक गलत फहमी की एक पट्टी बंधी हुई थी आंखों पर, तब तक बिठाएगी। और मैं इन ऑल ऑनेस्टी समझती हूं कि बुजदार बिल्कुल भी इस काबिल नहीं थे अभी भी कि उनको किसी सूरत भी, चीफ मिनिस्टर तो दूर की बात है, कोई भी मिनिस्ट्री दी जाए, वो नहीं इस काबिल, बेचारे का नहीं है, कैलिबर नहीं है, पोटेंशियल नहीं है। जो इमरान खान उनको कहते रहे अच्छी चीजें कि ये करें ये करें ये करें, वो करते रहे, अच्छी बात है, लेकिन अपना उनका कोई इतना दिमाग ही नहीं है। ये बात ठीक है कि बुजदार सही चॉइस नहीं थे सीएम के लिए। और ये जब उनसे पूछा भी गया एक बार बाजवा साहब से कि कहा जाता है कि आप इस हुकूमत को चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार मैं चला रहा होता तो बुजदार चीफ मिनिस्टर होता। तो बात तो ठीक है, लेकिन अगली बात गलत है कि अगर आप अलीम खान को अपने फायदों के लिए लेके आना चाहें और उसके लिए फिर पूरी लॉबिंग करें, कि गलत बात है। हाँ, अगर आप ये कहें कि अलीम खान मुल्क के लिए बुजदार से बेहतर है, यस बिल्कुल आप सोच सकते हैं, लेकिन ये कहना कि हमें फायदे होंगे। और फिर यह कि अलीम खान ने जिस तरह से समा टीवी जब लिया तो उन्होंने अपना पॉलिटिकल एक्यूमन भी जीरो साबित कर दिया कि उनमें कोई सियासी बसीरत नहीं है। क्या कोई इतना भी जो है अपनी इतना भी गिर जाता है? ये मुझे वाकया याद आ गया ना, वो जो हजरत अली करमुल्लाह जो जब दुश्मन पर गलबा पा लिए और दुश्मन के हाथ से तलवार गिर गई तो आपने उसे छोड़ दिया। मुकाबला जो है वो बराबरी की सतह पे होता है। ये तो मुझे नहीं समझ आती कि क्या किस किस्म की चीजें चलती रही। अच्छा जी, फिर ये कि एक और भी बात, नवाज शरीफ को ऊपर ऊपर से बुरा भला कहते रहे, अंदर से अकोमोडेट करते रहे। सिमिलरली बिलावल को आपको याद होगा, इन्होंने फोन किया जिस वक्त मज़ार कायद पे कैप्टन सफदर ने तमाशे किए थे, तो बिलावल को इन्होंने फोन किया कि सॉरी ये बड़ा गलत हो गया है, ये जो गिरफ्तार किया गया है कैप्टन सफदर को, और ये आईजी सिंध वाली बात पे भी बड़ा कि जी उनको नहीं, हमारे डीजी रेंजर्स और सेक्टर कमांडर को खुद जाना चाहिए था, उनको बुलवाना नहीं चाहिए था आईजी साहब को, तो ये बड़ा गलत हो गया है। आप आर्मी चीफ हैं, आप बिलावल को क्यों एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं? तो अंदर खाते मतलब इन लोगों के साथ, पीडीएम के साथ मामला सीधे थे। तभी तो फजलुर रहमान की जुर्रत थी ना, जो कहते थे कि हम जीएचक्यू के सामने धरना देंगे और ये इजराइल से वजीफा लेने वाले वजीफा खोर जर्नैल, इस किस्म की मुगलजात फजलुर रहमान तभी बकते थे ना कि उन्हें पता था कि मेरे जिस लेवल पे ताल्लुकात हैं मैं जो मर्जी कहूं। लेकिन शहबाज गिल अगर ये कहे कि उम्मीद है कोई भी ऑफिसर आइन और कानून के मुनाफी काम नहीं करेगा, गलत ऑर्डर को नहीं फॉलो करेगा, तो उसको मार मार के हशर कर दिया जाता है कि आज वो पूछता है कि भाई शलवार वापस पहन लूं कि नहीं। इस हद तक उसको किया। लेकिन फजलुर रहमान जो मर्जी करे, जरदारी कहे कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, नैब की क्या मजाल, नैब की क्या जुर्रत, और फौज को तड़ियां लगाए कि ईंट से ईंट बजा दूंगा, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। तो ये क्यों, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? बाजवा साहब की एक खतरनाक लेगेसी है कि ये एक ऐसा
तासुर छोड़ गए हैं कि ताकतवर जो मर्जी जुर्म करता फिरे, दंदनाता फिरे, उसे कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन कमजोर अगर रजीम चेंज पे सवाल भी करेगा तो उसको उड़ा दिया जाएगा। फिर ये कि इतना अनसेफ बना देना मुल्क को, इतनी इनसिक्योरिटी डाल देना। मुझे बड़े लोगों ने पूछा, अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई ऐसी धमकी आमेज कॉल नहीं आई, एक भी नहीं आई। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ है कि जिस तरह से अरशद शरीफ को धमकियां दी गई, फिर जिस तरह से दियारे गैर में उन्हें कत्ल किया गया, क्या कसूर था? अरशद शरीफ तोशा खाना के हवाले से बाजवा साहब पे सवालात कर रहे थे, अरशद शरीफ नवाज शरीफ जरदारी पे सवाल कर रहे थे, अरशद शरीफ रिजीम चेंज पे सवाल कर रहे थे, अरशद शरीफ रिजीम चेंज के नतीजे में मुसल्लत होने वाले करप्ट अनासिर पे सवाल कर रहे थे। तो क्या गलत था? और केन्या की पुलिस को क्या दुश्मनी होगी कि अरशद शरीफ को बिला वजह मार दे? वो अकल की बात होनी चाहिए ना, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे कोई। और फिर इमरान रियाज खान का क्या कसूर था? उसे कभी एक जेल, कभी दूसरी जेल, कभी तीसरी जेल, कभी चौथी जेल, क्यों? किस लिए? क्या उसने बिगाड़ा था? ये मोई पीरजादा को क्यों पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़े भाई? क्यों ना वो अपने मुल्क में वापस आ सके? क्यों? आपके बाप का मुल्क है। इदारे के सवाल, इदारे के लोग आज ये सवाल करते हैं, इदारे के लोग आज डिस्ग्रंटल्ड हैं, परेशान हैं कि हमारा मुल्क अच्छा भला चलता, हमारे इदारे को इतनी लोग मोहब्बत करते थे, हम अपनी आवाम से मोहब्बत करते थे, अवाम हमसे मोहब्बत करती थी, ये इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट कैसे क्रिएट हो गया? तो नए आर्मी चीफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करना है, और जो कि बहुत आसान है, मुश्किल बात नहीं है। पाकिस्तानी अवाम ने बड़ी खुशदिली से नए आर्मी चीफ को खुशामदीद कहा है माशाल्लाह। इस खुशगुमानी के साथ अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझसे अच्छा गुमान रखो। इंसान जैसा गुमान रखता है अल्लाह ताला उसके साथ वैसा मामला करते हैं। तो हम अच्छा गुमान रख के चल रहे हैं कि इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चीजें जाएंगी। लेकिन अब नए आर्मी चीफ को ये प्रूव करना होगा कि वो डिफरेंट हैं बाकियों से। ये जो अभी की रिजीम गुजरी है इससे डिफरेंट है। अगर ये जो लोग अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते रहे, अपनी पावर, अपनी पोजीशन को अब्यूज करते रहे, तो ये नए आर्मी चीफ को साबित करना होगा उनको इन ओहदों से बरतरफ करके कि इस काबिल नहीं है कि इन अहम ओहदों पर बैठे रहे। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आगे आने वाले 10-15 दिन में आपको बहुत सारी चीजों की, गालिबन एक हफ्ते में क्लैरिटी आ जाएगी कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। और फिर ये कि इमरान खान पे जो कातिलाना हमला हुआ, किसकी जुर्रत है, किसकी जुर्रत है? कि कई लोगों ने कहा कि ये नून लीग वालों का है, नून लीग की लोकल लीडरशिप को काफी तकलीफ थी क्योंकि जाहिर है खुरम दस्तगीर इन कंपनी, इन सब की 100 साल की सियासत खत्म हो रही थी, इन्होंने किया होगा, किसी ने कहा फलां ने किया, किसी ने कहा XYZ ने किया। लेकिन मेरा सवाल तो अपने सिक्योरिटी के इदारों से है कि आप को, मैं ये नहीं कह रही कि आपने करवाया है, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूं कि आप इस चीज को रोक सकते थे, आप इंश्योर कर सकते थे कि किसी की जरूरत ना हो इस तरह की चीज की। जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि रजीम चेंज मैं नहीं कहता आपने की है, लेकिन आप इसको रोक सकते थे। अच्छा जी, और फिर आखिर में ये कि अरशद शरीफ के जनाजे वाले दिन जिस तरह की बोगस और बोदी और क्या मैं कहूँ घटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस DG और DG ISPR से करवाने की क्या जरूरत थी? और ये बाजवा साहब के हुक्म के बगैर मुमकिन ही नहीं थी। ये भी आपने करवा के एक नया सेहरा जो अपने सर लिया, बजाय इसके कि आप सब लोग अरशद शरीफ के जनाजे में शरीक होते। लेकिन शायद आपको डर था कि पाकिस्तानी अवाम वहां पर सवाल करेगी, वहां पर पूछेगी कि क्यों अरशद शरीफ अपने मुल्क में इतना गैर महफूज था कि उसको केन्या जैसे मुल्क में ज्यादा अपनी हिफाजत बेहतर लगी और वो वहां पे चला गया और वहां पे दियारे गैर में कत्ल कर दिया गया। तो आप न सिर्फ ये कि आप खुद नहीं गए, बल्कि आपने सहाफियों को भी दावत दी। और मैं आफरीन है उन गैरतमंद सहाफियों पे जिन्होंने आपकी ये बातें कि जी अरशद शरीफ को तो कोई खतरा नहीं था, इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बजाय उन्होंने अरशद शरीफ के जनाजे के इंतजामात किए। और फिर मुराद सईद, इमरान रियाज खान, ये लोग जो इतनी दिल से, मतलब अरशद शरीफ के सगे भाइयों से बढ़ के, क्योंकि अरशद शरीफ वगैरह 2 ही भाई थे, तो पहले भाई वैसे एक शहीद हो गया और वो फौजी था अशरफ शरीफ, जिसकी बेटी को अरशद शरीफ ही पाल रहे थे। और अरशद शरीफ के जनाजे की सारी जो जिम्मेदारी थी वो इन्होंने निभाई। और उसी मुराद सईद पे कीचड़ उछालना कि उसके पास लैपटॉप है अरशद शरीफ का, लानत है वैसे ऐसे घटिया इल्जाम लगाने वालों पे। तो ये नाज़रीन कुछ चीजें हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, करप्ट नासिर को NRO दे दिया और सच को सच और गलत को गलत कहने वालों को इतना डरा दिया कि कोई मुल्क से चला गया, कोई दुनिया से चला गया और अभी लोग सवाल करते हुए घबराते हैं। वैसे आपने अगर बॉडी लैंग्वेज देखी हो तो नए आर्मी चीफ ने बाजवा साहब को बहुत गर्मजोशी से खुदाफिज वाला मुसाफा नहीं किया उनके साथ, ये आप गौर कीजिएगा जरा। अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदा।